Hi, to the question of your life, you are the only answer. To the problems of your life, you are again the only solution. Today is 21st of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं Mukundra Hills National Park is situated in Rajasthan. Maharaja Ranjit Singh Gold Cup is associated with hockey. वर्ल्ड हिमालयन डे सेलिब्रेट हुआ था अभी. इसकी थीम थी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी अभी हाल ही में सेलिब्रेट हुआ. इसकी थीम है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रिजाइलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस. हिमाचल प्रदेश की है कांगड़ा पेंटिंग और ओडिशा का है नुआखई एग्रेरियन फेस्टिवल. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल है What is the theme of World First Aid Day 2021? Road safety. Lake Pichola is situated in which Indian state? Theme क्या है World Bamboo Day 2021 का? Translating Myself and Others book है. इस बुक के ऑथर कौन है? इंडो नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अभी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुई थी. इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? From which part of plant cinnamon is obtained? So these are questions for today. आज की वोकैबुलरी है वैलरस. वैलरस मतलब बहुत वीरतापूर्ण है. शोइंग ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ डेंजर एस्पेशली इन बैटल. कॉन्डोन मतलब माफ करना. एक्सेप्ट एंड अलाउ बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड मोरली रॉन्ग और ऑफेंसिव टू कंटिन्यू. ऑब्विएट मतलब किसी चीज से मुक्त हो जाना. रिमूव अ नीड और डिफिकल्टी. सेगेशियस मतलब मेधावी. Having or showing keen mental discernment and good judgment. Heed, advices, heed, pay attention to, take notice of, सावधान रहना. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक से आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन डिप्लोमेसी फाइनली फिर से रिज्यूम हो रहा है. वैक्सीन मैत्री, कोवैक्स अलायंस, व्हाट इज कोवैक्स, गावी विल हैव अ टॉक and prepare one question as well. Second is Supreme Court reopening of schools में इंटरफियर नहीं करेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है और इससे रिलेटेड एक सवाल. IIT बॉम्बे फिल्टर इंस्टॉल्ड इन स्मोक टॉवर्स, दिस इज स्टबल बर्निंग. द एंड गेम. द एंड गेम किसका? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का. डन एंड डस्टेड है NRC प्रोसेस असम की. फंड एंड फैकल्टी काउंट इन होना चाहिए हायर एजुकेशन की रैंकिंग में. NIRF. दिस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, इसको भी बंद किया जा रहा है. टाइम टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप. टैकलिंग हेट स्पीच. एक्सेस सितंबर में रेनफॉल है तो डेफिसिट अब केवल 3% रहा है. बट इसकी जो फाइन लाइंस हैं इस चेंज इन मॉनसून पैटर्न का विल हैव अ टॉक. दिस इज प्राइम मिनिस्टर बाइडेन बायलैटरल अहेड ऑफ क्वाड मीट. बुद्धा कलेक्शन ऑन डिस्प्ले सून. ब्रिगेडियर सरस्वती को प्रेसिडेंट ऑनर्स मिला. वेस्टर्न घाट्स मेजर एडिशन है फ्लोरा का. रिकवरी सिग्नल्स हैं. केट विंसलेट, दिस इज एमी अवार्ड्स. टाइम फॉर रियल पॉलिटिक, इसका मतलब क्या होता है और इसके मायने क्या है आज की डेट में. हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं. दीज आर सम अवार्ड्स. वाइसरॉय की सीरीज में आज हम लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक से स्टार्ट करेंगे एंड विल गो टिल दिस लैंड्स डाउन 1894. This is CSET solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. ये front page है The Hindu का. First news है COVID-19 vaccine export to resume. See, हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड है. इंडिया की ज़्यादातर वैक्सीनेशन, वर्ल्ड की ज़्यादातर वैक्सीनेशन इंडिया में बनती है. तो जब कोविड की वैक्सीनेशन आई, कोविशील्ड का प्रोडक्शन इंडिया में चालू हुआ, हमने वैक्सीनेशन का एक्सपोर्ट भी किया. बिकॉज उस टाइम पे हमारे यहाँ भी इतना वैक्सीन के टेकर्स नहीं थे और वैक्सीन का इतना ज़्यादा रोल आउट ग्रेजुअली हो रहा था. कोविड का थ्रेट भी नहीं था. तो हम इंटरनेशनल कमिटमेंट के लिए अपनी वैक्सीनेशन को बाहर के देशों में सप्लाई कर रहे थे. बट फिर आया मार्च अप्रैल, सेकेंड वेव ऑफ कोविड, और तब हमने देखा कि हम खुद की वैक्सीन रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे. सो हमने एक्सपोर्ट को स्टॉप कर दिया. अब इंडिया फिर से, हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो रही है.
वैक्सीन का अब एज सच डेफिशिएंसी नहीं है, प्रोडक्शन भी रैंप अप हो गया है, तो हम अब वापस अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीन एक्सपोर्ट टू रिज्यूम। इंडिया हैज टू फुलफिल इट्स सप्लाई कमिटमेंट टुवर्ड्स कोवैक्स, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा। तो इंडिया रिज्यूम करेगा एक्सपोर्ट कोविड-19 वैक्सीन का, किस प्रोग्राम के अंदर? वैक्सीन मैत्री के अंदर फुलफिल करेगा जो कमिटमेंट हमने दिया था कोवैक्स में। कोवैक्स क्या है? कोविड वैक्सीन ग्लोबल अलायंस है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख साहब ने यहाँ पे बताया। तो दिस इज वैक्सीन डिप्लोमेसी। हमने कितने देशों में वैक्सीन सप्लाई किया? बांग्लादेश, मोरक्को, यूके, नाइजीरिया, ब्राजील, म्यांमार, नेपाल, इथियोपिया, DR कॉन्गो और श्रीलंका। वैक्सीनेशन सप्लाइड बाय इंडिया। तो अब हमारा वैक्सीन में भी सफिशिएंसी आ रहा है, प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है, तो हम वैक्सीन डिप्लोमेसी फिर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वी बिलीव इन दिस वर्ड वासुदेव कुटुंबकम। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं। व्हाट इज कोवैक्स? कोवैक्स क्या है? तो कोवैक्स की वेबसाइट में आप जाओगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि गावी जो है वो को लीड कर रहा है कोवैक्स का। गावी भी एक ग्लोबल अलायंस है वैक्सीनेशन का। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे इंडिया तो वैक्सीन प्रोड्यूस करता है, बट बहुत सारे अफ्रीकन नेशन है, मिडिल ईस्ट के नेशंस हैं, या फिर साउथ एशिया के नेशंस हैं, ये वैक्सीन के लिए इनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो जैसे हम बात करते हैं इक्विटी की, बिकॉज लाइफ इज लाइफ, एवरी लाइफ इज प्रीशियस, सो हमें हर लाइफ को बचाने के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन करना जरूरी है। तो ये ऐसी एक अलायंस है, अफ्रीकन नेशंस वगैरह जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, तो वर्ल्ड एक ऐसी अलायंस बनाता है और वहां पे वैक्सीनेशन का सप्लाई करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। So this involves coordinating the COVAX facility, risk sharing mechanism, pooled procurement, because हर कोई तो, every country के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव वैक्सीनेशन को प्रोक्योर करे, तो पूल्ड प्रोक्योरमेंट होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कोविड-19 वैक्सीनेशन का। तो दिस इज अबाउट वन वर्ड, प्रोटेक्टेड, कोवैक्स। तो कोवैक्स इनिशिएटिव है, गावी इसको को लीड कर रहा है। तो कोवैक्स इज द वैक्सीन पिलर ऑफ द एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सेस हो, अफ्रीकन लाइक जिनको जरूरत है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस ऑफ वैक्सीनेशन। तो एक्सेलरेटर क्या करेगा? ग्लोबल कोऑपरेशन होगा। जैसे इंडिया ने कुछ अपना कंट्रीब्यूट किया, यूके ने भी कंट्रीब्यूट किया था, फाइजर मॉडर्ना ने भी कंट्रीब्यूट किया, एवरीबॉडी। ये कोalition है फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, सेपी, कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, सेपी, गावी एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा इसमें यूनिसेफ भी इन्वॉल्व है। तो द पॉइंट इज, सो मेनी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म कोवैक्स, सो दैट वैक्सीनेशन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, फेयर और इक्विटेबल एक्सेस हो वैक्सीनेशन का। तो इंडिया ने इसमें प्रॉमिस किया था, यहाँ पे प्लेज किया था हम वैक्सीनेशन देंगे, बट हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट इतनी डिटीरियोरेट हो गई कि हमें उसे स्टॉप करना पड़ा। बट अब हम सस्टेनेबल हैं, तो हम फिर से इस कंट्रीब्यूशन को बिगिन करेंगे। तो इसमें सेपी है, गावी है, यूनिसेफ है और WHO। इससे एक अच्छा सा MCQ बन सकता है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी। इस वैक्सीन डिप्लोमेसी के आने वाले टाइम पे भी बड़े मायने हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, इसको आप इजीली GS3 GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आगे एक रियल पॉलिटिक वर्ड देखेंगे, उससे भी ये कनेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द चैलेंजेस इट फेस्ड एंड देन सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आंसर राइटिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि हम जिस टॉपिक पे आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी हाई यील्ड हो। एक टॉपिक हम प्रिपेयर करें, आप जैसे 2 पन्ने ये लिखो, इससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। आपकी राइटिंग ठीक होगी, प्रेजेंटेशन ठीक होगा, लिखना आएगा, पेपर एड्रेस होगा, कंसंट्रेशन, फोकस, डिसिप्लिन, टॉपिक प्रिपेयर होगा। और ये चीजें नॉट ओनली टू दिस क्वेश्चन, इसके मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स होंगे इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। दैट इज वाई राइट के लिए आप वेबसाइट में जाओ। वेबसाइट में आई एम अपलोडिंग एवरी डे, ये सारे क्वेश्चंस अपलोडिंग देयर एवरी डे, एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो वहाँ पे आंसर्स भी लिख रहे हैं। आप व्हाट्सएप भी करते हो, ईमेल भी करते हो, बट अगर आप वेबसाइट में शेयर करोगे ना,
तो उससे बाकी लोग भी आपका आंसर देख पाएंगे, वो बेटर है। प्रिफर वेबसाइट, ओके। बाकी आप व्हाट्सएप वेबसाइट में अवेलेबल है, यू कैन सेंड योर आंसर्स एंड यू कैन ईमेल एज वेल, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो सेकंड है, सुप्रीम कोर्ट नॉट टू इंटरफियर इन री ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, डिसीजन लाइज एंटायरली विद द स्टेट्स। अब सी, पिछले कुछ टाइम से हम सीजीआई के स्टेटमेंट्स देख रहे थे और एक वर्ड देख रहे थे जिसका नाम है जुडिशियल एक्टिविज्म। कि वैसे तो सेपरेशन ऑफ पावर है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, आर्टिकल 50, बट जुडिशरी मैनी अ टाइम्स एक गाइडेंस देती है एग्जीक्यूटिव्स को कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये काम होना चाहिए, लाइक दैट। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स में हम कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज जुडिशरी के पास डेटा नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, और ऐसा कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन है भी नहीं। देर इज नॉट ओमनी बस डायरेक्शन टू द स्टेट्स टू ओपन स्कूल्स, कि बस एक बोल दिया कि स्कूल्स ओपन करो। नो, रिज्यूम करो फिजिकल क्लासेस, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, और वो भी चिल्ड्रन का। सिचुएशन वेरी कर रही है इंडिया में। जैसे अभी केसेस आ रहे हैं 25-30 हजार, ज्यादातर केसेस केरला से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो द पॉइंट इज, ये जो कोविड का स्प्रेड है ये भी अनइक्वल है। तो इसमें जो ग्राउंड रियलिटी है, स्टेट इवन जिला लेवल पे जो रिक्वायरमेंट है, उस पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्रैटेजी बनानी है, बजाय एक ब्लैंकेट हमें डिसीजन लेने का। Situation may vary according to factors like size of the state to density of population. जहाँ ज़्यादा केसेस आ रहे हैं स्कूल्स मत ओपन करो, जहाँ नॉर्मलसी दिख रही है वहाँ स्कूल्स ओपन करो। तो केस बाय केस बेसिस पे आगे बढ़ना है। ग्राउंड लेवल डिसीजंस, और इसमें भी जो जिले का जिलाधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह है, इनको ग्राउंड रियलिटी पता होती है, दे आर एट द फ्रंट। तो उनकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा मायने रखेगी, बजाय जुडिशरी ऊपर से कोई ऑर्डर दे। तो डिसीजन मेकिंग ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट कोविड वैक्सीनेशन, दिस इज रीओपनिंग ऑफ स्कूल। फिल्टर्स इंस्टॉल हुए हैं स्मोग टॉवर एट कॉनॉट प्लेस। स्मोग मतलब स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग। तो ये एक बड़ा सा एयर प्यूरिफायर है। रूम का एयर प्यूरिफाई होता है ना, ऐसे ये बहुत बड़े स्केल पे बड़ा सा एयर प्यूरिफायर है जो इस पूरे सीपी आसपास के एरिया को, एयर को प्यूरिफाई करेगा। दिस इज पूर्णिमा प्रयागराज। सो दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, वहाँ फर्स्ट न्यूज़ है इस पेज में, आईआईटी दिल्ली सेट्स अप लैब टू मेजर इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइसेस एंड सर्किट्स। तो ये अच्छा है, जो इवन आईआईटीज हैं, आईटीआईज हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, इनको ना अकेडमिक्स तो ठीक है, बट जो रियल चैलेंजेस हैं, रियल चैलेंजेस जो सोसाइटी में आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके भी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन पे वर्क करना ज़रूरी होता है। एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस बात पे आईआईटी दिल्ली ऐसे सेटअप कर रही है लैब, परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइसेस वगैरह पे एडवांस्ड इलेक्ट्रिक कैरेक्टराइजेशन लेबोरेटरी में है। तो इसमें इक्विपमेंट्स वगैरह का परफॉर्मेंस देखेंगे, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट, क्वांटम कंप्यूटर्स एट्सेट्रा, ओके। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, वो है अगेन आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर है। आप बात कर रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और जैसे बसेस हो, मेट्रोज हो, इसमें पूरा ओवरहॉल चाहिए। टेंडर कैसे पास होता है, जैसे सरकारी काम ऐसे नहीं होते कि आप गए मार्केट से कुछ भी खरीद के ले आए। नो, यू हैव टू फर्स्ट फ्लोट दैट टेंडर, फिर टेंडर का रिप्लाईज आएगा, फिर एक प्रोसेस होगा पूरा, मतलब एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। उसके बाद प्रोक्योरमेंट होता है। प्रॉब्लम होती है ये प्रोसेस बड़ी लेंदी हो जाती है, सालों साल लग जाते हैं और प्रोक्योरमेंट में डिले होते हैं। बट द पॉइंट इज, पब्लिक ट्रांजिट जो है, इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ट्रांजिट के लिए रिलायबल सर्विसेज होनी चाहिए, रूट्स का कवरेज ज़्यादा होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी बेटर होनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेट अस क्विकली हैव प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे बस से जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, या फिर पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो। तो अगर आप बस और मेट्रो से जा रहे हो ना, तो वो बेटर है, उससे बहुत फायदे हैं। जैसे कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन मेथड हो, लेस ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो। जैसे बस में 100 लोग आ जाएंगे और अगर 100 गाड़ियां चलेगी तो वो ज़्यादा पॉल्यूशन करेगी, तो लेस ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, एयर पॉल्यूशन कम है, स्मोक कम है, चीपर होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और वर्क वाइल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे मेट्रो में जाते हैं ना, तो मॉर्निंग टाइम पे ऑफिस आवर्स में सब अपना काम कर रहे हैं, कोई म्यूजिक देन वीडियोज एट्सेट्रा, तो यू कैन साइमल्टेनियसली वर्क वाइल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। न्यूज़पेपर देख सकते हैं।
ट्रैफिक जैम नहीं है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होगी, नए लोगों से मिलेंगे, मेंटेनेंस कम होता है फ्रॉम योर साइड बिकॉज कार मेंटेन करना एडिशनल कॉस्ट है। ऑल्टरनेटिव है हु कांट ड्राइव, सूटेबल है इफ यू कैन नॉट अफोर्ड अ कार, रिडक्शन है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज फ्रॉम कार्स, जैसे कार्स की कॉस्ट होती है, कार खरीदना आसान है, कार को मेंटेन करना इज द रियल डील। इसका वियर एंड टीयर होगा, मेंटेनेंस होगा, फ्यूल होगा, देयर इज सो मेनी कॉस्ट, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा साल भर में, उसी में खूब सारे पैसे जाएंगे। तो दीज थिंग्स यू कैन सेव इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। टूरिस्ट के लिए ठीक है और स्पेशली ओल्डर जनरेशन के। तो ये कुछ प्रोज है। अब कॉन्स क्या है, जैसे हमारे यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं मतलब फ्रिक्वेंट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, सेफ्टी का इशू आता है, वेटिंग टाइम है, अनरिलायबल है, कभी बस आ रही है नहीं आ रही है, डिले हो जाता है वर्क अगर टाइम पे नहीं पहुंचोगे, डी टूअर होता है, हैवी गुड्स में भी अ प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन हैवी गुड्स के लिए, इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस, इसको लिंक करिए कोविड-19, क्राउडेड हो जाता है रश आवर्स में, कन्वीनियंट नहीं है, रिमोट एरियाज के लिए नहीं है, मैनी टाइम्स ये सेफ नहीं होता है स्पेशली फॉर वुमेन, देन नेविगेशन प्रॉब्लम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हर्ट अदर इंडस्ट्रीज, जैसे ओला उबर जनरेशन के कारण फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था लोग कार्स खरीद नहीं रहे, जॉब लॉसेस है, स्टक लेट एट नाइट, देन व्हाट। सो द पॉइंट इज देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, बट ये जो भी कॉन्स है ना ये करेक्ट किए जा सकते हैं। जैसे जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखो, दिस इज सो एफिशिएंट, सो वेल मैनेज्ड, तो हम भी ये कर सकते हैं। इंडिया में भी जो दिल्ली मेट्रो है ये बहुत एफिशिएंट है, रिलायबल है, तो वी कैन डू सर्टेन थिंग्स कि ये जो कॉन्स हैं ये एलिमिनेट हो जाए। अब जैसे ये पॉइंट्स देखे ना, दिस इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। थिंक, अलग अलग डायमेंशन से सोचो और पॉइंट्स लिखो ऐसे। रेंज होना बहुत ज़रूरी होता है आंसर में, रेंज कि कितने मल्टी डायमेंशनल आप सोच पाते हो, और वो भी विद इन सिलेबस। ओके, सो दीज आर सर्टेन प्रोज एंड दीज आर सर्टेन कॉन्स। बट अब इसमें जो वे फॉरवर्ड होना चाहिए ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जो आखिर में हम स्टैंड लेते हैं, हमने प्रोज बता दिए, कॉन्स बता दिए, आखिर आखिर में जो स्टैंड लेते हैं वो वे फॉरवर्ड हमेशा ये होगा हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, कि वी आर पॉजिटिव, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करेंगे, दिस शुड बी अवर वे फॉरवर्ड। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन अर्बन मोबिलिटी। अर्बन मोबिलिटी क्या होता है, इस वर्ड से क्या समझते हैं आप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और मल्टी मॉडल बताइए इसमें, लाइक एयर का भी इंक्लूड करिए, देन लैंड का, वाटर का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बहुत सारे एरिया में फेरी चलती है, रिवर्स जो होती है ना यहाँ पे फेरी चलती है, जैसे असम वगैरह में ब्रह्मपुत्रा पे फेरी चलती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी अलग अलग मीन है, मेट्रो है, फिर बस आ गया, फिर साइकिल रिक्शा आ गया, तो दिस इज मल्टी मॉडल। आइडेंटिफाई इट्स सिग्निफिकेंस इन कॉम्बैटिंग एनवायरमेंट चेंज एंड ensuring सस्टेनेबल सिटीज। तो आंसर दिस क्वेश्चन अगेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 यहाँ पे लिख देना, और एनवायरमेंट चेंज आते ही आईपीसीसी रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स लिख दीजिएगा। सो दिस इज एनवायरमेंट चेंज इन सस्टेनेबल सिटीज। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन अगेन, वेरी हाई यील्डिंग। अब नेक्स्ट है दीज आर फिल्टर्स, ये ऐसे बड़े बड़े प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं, इसमें अभी फिल्टर्स भी इंस्टॉल कर दिया गया है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। एक प्रॉब्लम है ये पैडी, पैडी स्टबल बर्निंग, इसका जो सॉल्यूशन दिल्ली गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है वो ये है बायोडिकम्पोजर। ये पूसा ने बनाया है, टैबलेट्स है, लिक्विड में घोल के ऐसे खेत पे डाल दो, तो जो ठूंठ स्टबल बचे हुए हैं वो 15 दिन में अपने आप गल जाएंगे, वो बायो मैन्योर भी बनेगा, सॉइल का फर्टिलिटी बेटर होगा। तो गवर्नमेंट इसको एनकरेज कर रही है, इससे एनहेंस होगी सॉइल क्वालिटी। देन प्रीशियस ड्रॉप वाटर अवेलेबिलिटी, पाइप्ड वाटर के लिए एक गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, उसका नाम क्या है, पाइप्ड वाटर एट एवरी हाउस होल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, पाइप्ड वाटर एट एवरी हाउस होल्ड, प्रीशियस ड्रॉप्स। देन एक्सीलेंट, दिल्ली सीज नो डेथ फॉर थर्ड डे, 280 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट एसआरसीसी में इनॉग्रेट हुआ। देन दिस इज एलिफेंट अटैक इन वायनाड, आईआरसीटीसी में बग फाइंड किया। देन दिस इज एडिटोरियल, द एंड गेम, एंड गेम एवेंजर्स वाला नहीं है, ये है बैड बैंक का द एंड गेम। गारंटीज फॉर द बैड बैंक में हेल्प बट नॉट सफाइस टू फिक्स लेंडर वूज। सी, जो बैड बैंक है ना वो बैड लोन से फाइट करेगा और बैड लोन्स को डिफीट कर देगा, ये हम चाहते हैं। पहले भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दूसरे कंट्रीज में हुए हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, तो अभी भी लाइक कंडीशंस अप्लाइड, लेट अस सी ये एंड गेम है या नहीं है।
फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि बहुत सारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ऐसा पूरा ढेर लगा हुआ है, तो वो सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक पर्टिकुलर बैंक है वो उसको अक्वायर कर लेता है, और वो बैंक की एक्सपर्टीज है उस एनपीए से डील करने का, तो दैट इज बैड बैंक। अब इस बैड बैंक को फंड करना पड़ेगा ताकि वो सारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इन सब कमर्शियल बैंक से अपने ऊपर ले पाए लाइबिलिटी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैकिंग दिया, सोवरेन गारंटी दिया गवर्नमेंट ने न्यू बैड बैंक को, जो प्रपोज हुआ था बजट में। तो ये एक्सट्रैक्ट करेगा बेटर वैल्यू फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग लोन्स वर्थ 2 लाख करोड़ इन द बैंकिंग सिस्टम। तो आज की डेट में ये जो 2 लाख करोड़ का बैंकिंग सिस्टम में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये इस पॉकेट से ट्रांसफर हो जाएगा बैड बैंक की पॉकेट में। बैड बैंक को गवर्नमेंट की बैकिंग मिली है, इस बैकिंग से ये बैड बैंक उन एसेट्स को प्रॉफिटेबल करने की कोशिश करेगा या फिर बेच के कुछ पैसा निकालने की कोशिश करेगा, उसमें इसको एक्सपर्टीज होगी। तो लेट अस सी क्या होता है। इसके लिए बैंक्स बैड एसेट्स ले रहा है, पेमेंट और सिक्योरिटीज का गारंटी देगा इन जिन बैंक से उसने एक्सट्रैक्ट किया है उनके बैड लोन्स को, और ये बनेगा नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी डेडिकेटेड वर्क करेगी बैड बैंक से डील, बैड लोन से डील करने के लिए। फिर इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड भी होगी जो एसेट मैनेजर होगा, जितने बैड एसेट्स है उसका मैनेजर। द पॉइंट इज कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करो, फायदा करो, या फिर उसको गेट रिड ऑफ दैट बैड लोन। तो एलिंग एसेट्स हैं, बीमार एसेट्स हैं, रिजॉल्व करो, गोइंग कंसर्न या लिक्विडेट करो। अब ये पूरा भार आ जाएगा इस बैड बैंक्स में, दिस बैड बैंक में, NARCL कंपनी में, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अभी इसमें ना जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ऐसी प्रोसेसेस पहले भी हुई है, सॉल्यूशंस कुछ बहुत अच्छे निकले नहीं। तो अगेन यहाँ पे भी वेट एंड वॉच है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंड गेम ऑफ इंडियाज बैड लोन क्राइसिस, सस्टेन्ड अटेंशन है फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री कल्मिनेशन। अभी इसका एंडिंग क्या होगा वी डोंट नो, लेट अस सी। डन एंड डस्टेड है एनआरसी के बारे में। एनआरसी क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, कि आप कंट्री के सिटीजन है तो एनआरसी में वो डेटा आपका नाम लिखा है वहां पे, तो यू विल बी कॉल्ड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इंडिया। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी एक रजिस्टर होता है जिसमें नाम होते हैं सारे जेन्युइन इंडियन सिटीजन के। सिटीजन मतलब नागरिक, आप इंडिया के नागरिक हो। एट प्रेजेंट ओनली असम हैज सच अ रजिस्टर। एक्चुअली फर्स्ट एनआरसी हुआ था 1951 में, इसके बाद कभी भी इंडिया में एनआरसी नहीं हुआ एक्सेप्ट वन स्टेट, और उस स्टेट का नाम है असम। असम में एनआरसी कराने की इसलिए ज़रूरत हुई क्योंकि बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ 71 में, तो एक्सोडस ऑफ पीपल, लैक्स एंड लैक्स क्रोर्स ऑफ पीपल इंडिया में आ गए। अब वो इंडिया में आ गए, जैसे अफगानिस्तान से सब भाग रहे हैं बाहर रिफ्यूजी, तो वो आसपास के कंट्रीज में चले जाएंगे। ये नंबर कम हो तो फिर भी ठीक है, अगर ये नंबर लाखों में है, करोड़ों में है, तो ये जिस जगह पे जाएंगे वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। वहाँ पे रिसोर्सेज तो लिमिटेड थे, वहाँ पे लोकल्स थे, अब बाहर से भी बहुत सारे लोग आ गए तो इन लोकल्स को प्रॉब्लम होगा और इससे फिर फाइटिंग चालू हो जाती है। दिस इज द मेन रीजन। तो इसीलिए जो नेशन है वो बोलता है कि अगर बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट आ गए हैं इस जगह पे तो उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आइडेंटिफाई, ताकि वो रिफ्यूजी हैं तो उनको रिफ्यूजी कैटेगरी में डालो। दे आर नॉट नेशनल्स, दे आर नॉट नेशनल्स ऑफ इंडिया। तो इसके लिए एनआरसी कराया गया असम में, और ये जो ऑर्डर हुए थे ये आए थे सुप्रीम कोर्ट से। प्रोसेस टू अपडेट द रजिस्टर बिगेन फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2013 में। स्टेट में 33 मिलियन पीपल हैविंग टू प्रूव दैट दे वर इंडियन नेशनल्स प्रायर टू मार्च 24 1971। तो अब क्या होता है, जब वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है तो जो वहाँ के लोकल्स भी रहे हैं जो 1971 से पहले यहाँ पे रह रहे थे असम स्टेट में, उनको भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा कि आप प्रूव करो कि आप इंडियन नेशनल हो। और इतनी पुरानी बात है तो किसी के पास पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बहुत सारे जो जेन्युइन है मतलब दे आर इंडियंस, उनके पास भी बिकॉज रिकॉर्ड नहीं है, डेटा नहीं है, तो वो एनआरसी में अपना नाम रजिस्टर नहीं करा पाए, और इससे पूरी जो प्रोसेस है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। एनआरसी इज रिक्वायर्ड बिकॉज स्टेट के पास राइट्स हैं आइडेंटिफाई करने के अपने सिटीजन्स, बट जो प्रोसेस है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, और फिर पॉलिटिसाइजेशन हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, पैंडेमिक के कारण और इसमें डिले लग गया।
The Citizens Register sets out to identify foreign nationals in the state that borders बांग्लादेश। तो ये था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। तो अभी इसको ऐसा बोला जा रहा है डन एंड डस्टेड, प्रोसेस नीड्स क्लोजर। इसमें फिर से रिबूट नहीं करना है, वरना ये अनलिमिटेड ऐसे प्रोसेस लूप चल जाएगा। जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं बट उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, एनआरसी में नाम नहीं आ रहा है, ऐसे काफ़ी केसेस आए थे। तो उसके लिए सॉल्यूशन निकालो, उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल करो। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस निकाले वहाँ पे कि कैसे इस प्रोसेस को स्मूदन आउट करें। अदरवाइज जैसे यूएसए में भी हो रहा है, मैक्सिको से बहुत सारे लोग यूएसए में आ जाते हैं, तो यूएसए के जो सिटीजन्स हैं दे स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। इस पूरी चीज का सॉल्यूशन यही है कि स्टेट को आइडेंटिफाई करने का हक है अपने नागरिकों को। सेकंड, जो रिफ्यूजी क्राइसिस है जहां से जनरेट हो रहा है ना, हमें वहां रूट कॉज को सॉल्व करना जरूरी है। सीरियन रिफ्यूजीज को यूरोप कब तक अकोमोडेट करेगा? अफगान रिफ्यूजीज अगर करोड़ में नेबरिंग कंट्रीज में जाएंगे, पाकिस्तान ने भी गिव अप करना स्टार्ट कर दिया है। द पॉइंट इज, जो रूट कॉज है जिसके कारण रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ, जैसे कि इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, दैट थिंग नीड टू बी रिजॉल्व। और इसके लिए वर्ल्ड लेवल पे एक्शन होना जरूरी है, बिकॉज रिफ्यूजी होने से इससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप होता ही है। फंड एंड फैकल्टी काउंट इन हायर एजुकेशन रैंकिंग। तो ये एडिटोरियल था। दिस एडिटोरियल इज लेट्स पॉलिटिकल। दिस इज फंड एंड फैकल्टी। यहाँ बात है हायर एजुकेशन रैंकिंग का। हायर एजुकेशन रैंकिंग सी। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जंक कर दिया, अभी वो उसको आगे बढ़ा भी नहीं रहा है। ऐसी ही एक रिपोर्ट है हायर एजुकेशन रैंकिंग, ये जंक नहीं हुई है बट इस पे भी सवाल अक्सर उठते हैं। सवाल उठते हैं पैरामीटर में। जैसे आपने बोल दिया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बट किस बेसिस पे? बेसिस क्या है आपका? पैरामीटर्स क्या है? तो अभी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क हाईलाइट करता है ह्यूज गैप बिटवीन द बेस्ट एंड द रेस्ट। तो ये सारे कॉलेजेस को एक्चुअली रैंकिंग दे रहे हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। 6th एडिशन है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का, अभी हाल ही में रिलीज हुआ सितंबर 9 में। रिलीज किसने किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का वर्क है। NIRF रैंकिंग जो होती है यूनिवर्सिटी की, वो ओवरऑल रैंकिंग है। यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, रिसर्च, डेंटल, आर्किटेक्चर, लॉ, मेडिकल, ये अलग अलग हेड्स हैं जिसमें उन्होंने रैंकिंग निकाला कि से डेंटल का टॉप कॉलेज कौन सा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दैट। तो दिस इज रैंकिंग। रैंकिंग होना अच्छी बात है, इससे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलती है कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या पैटर्न है, एट्सेट्रा। कॉम्पिटिशन भी बढ़ता है। प्रॉब्लम आती है पैरामीटर्स में। जैसे इन्होंने पैरामीटर्स क्या लिए? टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज उस इंस्टीट्यूट में है या नहीं है, क्वालिफाइड स्टाफ है या नहीं है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस वहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ग्रेजुएशन के बाद एम्प्लॉयबिलिटी एट्सेट्रा, उसका आउटकम क्या है। ये तो नहीं कि कॉलेज पास कर लिया फिर नौकरी नहीं लग रही है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी है या नहीं है, और परसेप्शन उसका मीडिया एंड स्टूडेंट्स में क्या है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे इन्होंने निकाला इंडिया रैंकिंग। ओवरऑल रैंकिंग में टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने, सेकंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, थर्ड है आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी दिल्ली, फिर आईआईटी कानपुर। ये टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में ओवरऑल NIRF रैंकिंग में। अब सवाल यही है कि जो पैरामीटर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डेटा है वो स्क्यूड नहीं होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर चीज को एनकरेज कर रहा है, दूसरी चीजों को नहीं कर रहा है। तो दैट इज वाई, अदरवाइज क्या होता है, रैंकिंग का जो पर्पज है वही डिफीट हो जाता है, एजुकेशन रैंकिंग्स। जैसे कि यहाँ हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक लेके आता है, पर इसके जो पैरामीटर्स होते हैं ना, तो कंट्रीज क्या करती है, उन उन पैरामीटर्स में डेवलप कर लेती है। और डेवलप इन द सेंस डेटा फजिंग भी होता है। तो उनकी कंट्रीज की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में ऊपर हो जाती, बट एक्चुअली में वहां पे ईज कुछ हुआ नहीं है बिजनेस करना। सो दिस इज देयर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स प्लेग्ड विद प्रॉब्लम्स एंड डिजर्व टू बी स्क्रैप। दैट इज वाई ये डिमांड उठ रही है कि इस रैंकिंग को ही स्क्रैप कर दो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितने पैरामीटर्स हैं, यू टेल। इसका भी हमने आंसर राइटिंग 1 या 2 महीने पहले ही देखा था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी लेना, टैक्स रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उसको रैप अप करना अगर आपकी कंपनी फेल हो रही है तो द पॉइंट इज, ये पैरामीटर्स कौन से हैं? आंसर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर्स। दिस इज फॉर यू।
This is tackling hate speech. Hate speech. As there are no laws on hate speech as such, India needs a political and a pedagogical solution to the menace. Hate speech क्या होता है? Unnecessary confrontation हो रहा है. जब से ऑनलाइन मीडिया आया है तो तब से ये जो हेट स्पीच है वर्चुअल वर्ल्ड में ऑनलाइन कंटेंट में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. अब इसके एग्जांपल्स कैसे हैं? जैसे कोई भी एक यूज़र है, ना प्रोफाइल है, ना नेम है, फेक आईडी है, वो कुछ भी यहाँ पे कुछ भी बोल के चला जाएगा. दिस इज हेट स्पीच. ये क्या करता है? एनिमोसिटी क्रिएट करता है ग्रुप्स में. आप कई बार देखना ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में एट्सेट्रा, देर आर आर्मी ऑफ ट्रोल्स जो क्या करते हैं, जैसे नेशन के खिलाफ कोई प्रोपोगेंडा रन कर रहा है, वर्ल्ड इवेंट्स में कुछ एक प्रोपोगेंडा रन करने चालू हो जाता है. सो दिस क्रिएट्स दिस स्टेबिलिटी. ऑल्दो इसके लिए लॉज हैं, बट द परमानेंट सॉल्यूशन इज कि इंडिया नीड्स पॉलिटिकल एंड पेडागोगिकल सॉल्यूशन टू द मेनेस. और उससे भी ज़्यादा जो यूज़र है, यूज़र डिस्क्रिशन होना बहुत ज़रूरी है. कि व्हाट्सएप में कोई फालतू का फॉरवर्ड आया तो आप में इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ दिस इज फेक, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज एंट्रोपी, दिस इज जस्ट अ हेट स्पीच, एंड डू नॉट गेट इन्वॉल्व विद दैट कंटेंट. पे नो अटेंशन, इग्नोर और कंप्लेन, सिंपली कंप्लेन. सो ये हेट स्पीच का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, टेकलिंग हेट स्पीच. बिकॉज क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी होता है, इसमें ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं कि वो स्वे करने की कोशिश करता है पूरा इलेक्शन आउटकम को. इस पे आप सेडिशन वगैरह भी लगाओ तो वो भी इतना इफेक्टिव हुआ नहीं है. द पॉइंट इज जो यूजर है उसकी मैच्योरिटी होना ही सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है टू फाइट विद दिस हेट स्पीच. सेम इज विद टाइम टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप. Doing away with the exception to marital rape would show no tolerance by the state with respect to rape. तो ये भी एक टॉपिक है जिसको जरूरी है समझना और क्रिमिनलाइज करना दिस मैरिटल रेप को. यू नो इट इज अनडिस्प्यूटेड दैट मैरिज इन मॉडर्न टाइम्स इज रिगार्डेड एज पार्टनरशिप. व्हाट इज मैरिज? मैरिज इज पार्टनरशिप बिटवीन टू पीपल. और ये जो पार्टनरशिप होती है वो इक्वल फुटिंग पे होती है. It is an association of two individuals, each of whom has separate integrity and dignity. तो integrity, dignity, respect, these are bare minimum. तो the point is इसमें फिर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन में इसकी कोई जगह नहीं है. तो क्या हम यहाँ पे लॉज लाएं? क्या इसको क्रिमिनलाइज करें? अगर हम लॉज लाएंगे, क्रिमिनलाइज लेंगे, तो बहुत सारे इसमें फॉल्स चार्जेस का भी थ्रेट होगा. आप इसको कैसे सेफगार्ड करोगे? इट में लीड टू फाइलिंग ऑफ फॉल्स चार्जेस. और फिर उसमें अगर पुलिस को इंक्वायरी करना है, जो इंक्वायरी बैठाना है या फिर जांच करना है, वो कैसे होगा? तो इन सब चीज़ों को भी समझना चाहिए. We need to solve this problem, but we also have to safeguard this issue as well कि इसको डील कैसे करेंगे. So this is there. Then private investment decline हुआ है. Excess September rainfall shrinks monsoon deficit to 3%. अब सी ओवरऑल मॉनसून तो डेफिसिट केवल 3% ही रहा है. नॉर्मल मॉनसून इसको कहा जाएगा. प्रॉब्लम आ रही है टेम्पोरल और स्पेटियल. टेम्पोरल मतलब अगस्त में पानी गिरना था, गिरा नहीं, पूरा पानी सितंबर में गिर गया. तो ओवरऑल तो पानी ठीक हो गया ओवरऑल, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो गया. टेम्पोरल टाइम सितंबर में ज़्यादा हो गया, अगस्त में गिरा ही नहीं, तो फसल को फ़ायदा नहीं हुआ. दूसरा स्पेटियल, कुछ जगह पे बहुत पानी गिर जाएगा, बाकी जगह कम हो जाएगा. तो ओवरऑल इंडिया का वाटर तो ठीक है, बट स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ है. रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द प्रॉब्लम. और रीजन केवल एक ही है, क्लाइमेट चेंज. Mr. Jaishankar and this Constitution, High Court and Sports, Prime Minister Biden bilateral ahead of Quad meet. Quad meet और bilateral अभी Prime Minister मोदी अभी जा रहे हैं यूएसए, वहाँ पे बाइडन के साथ मीट होगा. लेट अस सी. अभी जो ये ऑकस डेवलप हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को यूएसए न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड कराएगा विद टेक्नोलॉजी. इस बात से अगेन जियोपॉलिटिक ऑफ दिस एंटायर इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, दिस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे. और फिर फ्रांस का क्या एक्शन होता है, लेट अस सी. चाइना ऑब्वियसली इन्फ्यूरिएटेड है, लेट अस सी क्या होता है यहाँ पे. ये जो मीटिंग होगा ना प्राइम मिनिस्टर का जब यूएसए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे. अभी मंथ एंड में ये होना है. देन दिस इज राजस्थान, पंजाब. यूके's क्वारंटाइन रूल इज रेसिस्ट. सी, एक है कोविशील्ड
और दूसरी है ऑक्सफोर्ड जेनेका। ये दोनों एक ही वैक्सीनेशन है, ब्रांडिंग अलग है, अलग अलग नाम से सेल होती है। तो यूएसए बोलता है, यूके बोलता है दिस ऑक्सफोर्ड जेनेका लगाया है तो ओके, और अगर कोविशील्ड लगाया है तो नॉट ओके। मतलब योर वैक्सीन इज वैक्सीन, अवर वैक्सीन इज कुछ नहीं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रेसिस्ट। President honors Brigadier Saraswati efforts in nursing training commended। ब्रिगेडियर सरस्वती जी को यहाँ पे मिला है दिस प्रेसिडेंट ऑनर। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इनके नाम से नर्सिंग का अवार्ड क्यों दिया जाता है? आंसर इसकी भी बड़ी एक स्टोरी है। इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोलते हैं, लैम्प, लेडी विद लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ये अवार्ड दिया गया मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, कंट्रीब्यूशन टू द एमएनएस एस नर्स एडमिनिस्ट्रेटर। एक्सीलेंट। देन बुद्धा कलेक्शन ऑन डिस्प्ले सून। ये बात है नेशनल म्यूजियम का, इसकी भी लोकेशन अभी शिफ्ट हो रही है। इफ यू आर इन दिल्ली, गो विजिट दिस नेशनल म्यूजियम। वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से रखी हुई है, और इसको देख के ना आर्ट एंड कल्चर बड़ा अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा आपका। तो जब भी टाइम मिले, दिन में 3-4 घंटे का टाइम निकाल के एक बार इस प्लेस को ज़रूर विजिट करना है। ओके, दिस इज़ अ मस्ट, नेशनल म्यूजियम। और फिर एक साइंस म्यूजियम भी है, वहाँ पे भी जाना है, दिस इज़ ऑल्सो मस्ट। बुद्धा कलेक्शन ऑन डिस्प्ले। वेस्टर्न घाट्स ऑफर मेजर एडिशन टू फ्लोरा। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे पत्तियां, फोना मतलब एनिमल। वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो मेजर एडिशन है फ्लोरा का। ये बॉटेनिकल सर्वे की एक बुक है, प्लांट डिस्कवरीज 2020, उसमें बताया। तो ये सारे फ्लोरा वहां पे मिले। EPFO एंड दिस इज रिकवरी सिग्नल्स आर मिक्स्ड सिंस अगस्त की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वापस रिज्यूम होगा, और किस स्पीड से होगा। क्लाइमेट चेंज इज अ की ड्राइवर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। स्पेक्टर है फूड इन्फ्लेशन का, विल स्टेयर एट अस इन 2022। इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन आता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ फूड का शॉर्टेज, सप्लाई साइड डिसरप्शन एटसेट्रा। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बढ़ा है, गुड। पॉज हो गया है शुगर एक्सपोर्ट, लोकल प्राइस बिकॉज जंप हो रही है। जॉब पोस्टिंग्स भी ग्री हुई है 14% ईयर ऑन ईयर। अपोजिशन, रशिया में चुनाव हो रहे हैं, पुतिन पार्टी जीत रही है, तो इस पे फ्रॉड्स एलिगेशन के चार्जेस हैं। यूएस टू एंड ट्रैवल बैन ऑन वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स। बाइडेन सीक्स अर्ली डायलॉग विद मैक्रोन। सी, यूएसए और फ्रांस वैसे तो अलाइज हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस डिफेंस डील, जो ऑस्ट्रेलिया को पहले फ्रांस सबमरीन सप्लाई कर रहा था, फिर बाइडेन ने ऑफर दे दिया, तो इस बात पे टेंशन है। देन ये रशियन वार्सिटी यूनिवर्सिटी में दिस गन, एंड दिस इज अफगान विमेन आउटरीच्ड बाय तालिबान रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्क। अगेन इनइक्वालिटी, इनजस्टिस। यूएन चीफ ने वार्न किया चाइना यूएस टू अवॉइड कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब एक्चुअल में वॉर नहीं लड़ेंगे, बट बाकी सारी चीजें वॉर टाइप होगी, कोल्ड वॉर। ट्रूडो, कनाडा में अभी चुनाव हो रहे हैं। फाइजर ने कहा 5 से 11 बच्चों के लिए भी कोविड-19 इनकी जैब सेफ है। जैब वैक्सीन सब एक चीज है। बिग विंस फॉर केट विंसलेट एंड ओलिविया इन एमी अवार्ड्स में ये यहाँ पे मिला स्टार पावर। एमी अवार्ड्स मतलब टीवी। शेल शॉक आरसीबी, और दिस इज स्पोर्ट्स। अब इंडियन एक्सप्रेस है, यहाँ कोवैक्स की अगेन बात है। कोवैक्स स्टॉल हो गया था, इंडिया फिर से एक्सपोर्ट रिज्यूम करेगा। सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ रिव्यू है। क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन डाउन है। ऑफिसर्स कीपिंग अवे इन दिस सीआरपीएफ। ग्राउंड लेवल पे उनका पार्टिसिपेशन, या फिर जो सेंसिटिव पोस्टिंग है, कई बार वो पोस्टिंग अवॉइड कर दी जाती है, तो इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन डाउन होता है। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन नो वायलेशन इंस्टिगेशन बाय पाक सिंस सीज फायर इन February, आर्मी ने कहा। ये दिल्ली की हालत है, कोलकाता की हालत है। 100 mm रेन है 24 आवर्स में। देन अटारी बॉर्डर सेरेमनी, फैमिलियर फर्वर रिटर्न्स। यहाँ मैं गया हूँ, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है अटारी बॉर्डर पे। देन टाइम फॉर रियल पॉलिटिक। इस शब्द का मतलब क्या होता है? रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक ना World War II के टाइम से काफी बजवर्ड बन गया था, रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक क्या होता है कि अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स और प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रादर देन मोरल और आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन। लाइक जो हम बोलते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशंस में देर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो रियल पॉलिटिक इज लाइक दैट, कि एक ज्योग्राफी में भी टर्म्स आते हैं लेबेस्ट्रॉम टाइप,
कि जो एक कंट्री है, जैसे जर्मनी में ये आया था, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। फिर रियल पॉलिटिक में क्या हुआ, ट्रिपल एंटेंटे अलाइंसेस सिस्टम बना, जैसे अभी क्वाड हो रहा है या फिर ऑकस हो रहा है। तो कंट्रीज ना अपने अपने बेनिफिट एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली रिलेशंस पार्टनरशिप्स करती है। India should look at AUKUS alliance with caution, assess strategic gains from Quad and attempt new partnership। तो ऐसा नहीं कि हम क्वाड में हैं तो हम अपनी सोवरेनिटी खो दें, इस पे हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और ये जो नया डेवलपमेंट हो रहा है इंडो पैसिफिक में, जो ऑस्ट्रेलिया है वो अभी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स रखेगा, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इंडियन ओशन में। तो ये जो नई पार्टनरशिप्स हो रही है, इस पे भी हमें इंडिया फर्स्ट रह के सोचना है और लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म नहीं। इंडिया फुल पोटेंशियल तभी हो पाएगा जब हम जो हेजिमनी वगैरह है, चाहे वो यूएसए की हो या चाइना की हो, उसको काउंटर काउंटर करें, इकोनॉमी को वापस रीग्रो करें। दिस इज रियल पॉलिटिक। इफ रियल पॉलिटिक्स सो डिमांड्स, इट मस्ट ब्रेक ओल्ड old tactics and strike new partnership wherever there is convergence of इंटरेस्ट। ओके ओके, तो इंडिया को इंडिया फर्स्ट रखना है, प्रैक्टिकल होना है, प्रैग्मेटिक होना है, इंडियन इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। और ये जो वर्ड लिखा है शिबोलेथ, शिबोलेथ क्या होता है कि आप किसी एक चीज़ से आइडेंटिफाई किए जाते हो, आपका कोई चिन्ह बन जाता है। तो जो पुराना इंडिया का एक इमेज बना हुआ है ना कि इंडिया प्रोएक्टिव नहीं होता है, बहुत आइडियलिस्ट टाइप है, नो, हमें इंडियन इंटरेस्ट आगे रख के जियो पॉलिटिक्स में वर्क करना है। अ पार्टी ऑफ चेंज, दिस इज फ्यूड अमंग फ्रेंड्स। अब इंडिया के फ्रेंड्स आपस में लड़ते हैं और उसका नतीजा हमें झेलना पड़ता है। अभी जो फ्रांस और यूएसए के बीच में हो रहा है लड़ाई, इनके डिफरेंसेस से इंडिया को क्या होगा, लेट अस सी। कोऑपरेशन विद फ्रांस एंड यूरोप एंड क्वाड, extend the coalition, and this is पंजाब। स्मार्टफोन एडेप्टिव रिफ्रेश रेट, मतलब स्क्रीन का रिफ्रेश रेट अभी एक नया टर्म आ गया है, 120 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज पहले होता था, फिर 90 हुआ। दिस इज एडेप्टिव। एडेप्टिव मतलब अगर आप स्क्रीन बहुत तेजी से ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो तो वो 120 हर्ट्ज हो जाएगा, जब स्टैटिक है तो बैटरी सेव करने के लिए वो कम हो जाएगा, 10 हर्ट्ज तक चला जाएगा, जैसे S21 में 10 हर्ट्ज तक चला जाता है अल्ट्रा में। तो दिस इज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट। एप्पल ने अपना नया टर्म निकाल दिया, प्रो रिजोल्यूशन समथिंग। ओके, देन दिस इज द वर्ड लावा ने डिस्ट्रॉय किया होम्स। फाइजर सेज कोविड-19 वैक्सीनेशन 5 से 11 में वर्क करेगी। दिस इज रशिया में इलेक्शंस है, हाइती क्राइसिस। ये नेटफ्लिक्स फाइनली टेक्स दिस एमी थ्रोन, द क्राउन। देन हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस कोविड भी डिक्लाइन पर है तो इकोनॉमिक रिकवरी अब स्पीड अप होना चाहिए। यू टर्न, वीडियोकॉन, इंसॉल्वेंसी और एक्सपोर्टर्स के लिए 24/7 हेल्पलाइन ऑन द एनवेल। अब ये जो अवार्ड्स है ना, ये अवार्ड्स की बेसिकली 4 कैटेगरी है जो अवार्ड्स यहाँ पे पॉपुलरली दिए जाते हैं। एक होता है एकेडमी अवार्ड्स, मतलब ऑस्कर, ये प्रोफेशनल्स एंड एक्सीलेंस फिल्म के लिए होता है। ऑस्कर्स फिल्म के लिए होता है, मूवीज, थिएटर, फिल्म। रिकॉर्डिंग एकेडमी अवार्ड्स मतलब ग्रैमी, ग्रैमी होता है म्यूजिक के लिए। टेलीविजन एकेडमी अवार्ड एमी, एमी ये ग्रैमी है, ये एमी है, ये टीवी के लिए होता है। और टोनी होता है थिएटर के लिए। तो ऑस्कर एकेडमी मतलब फिल्म, ग्रैमी मतलब म्यूजिक, एमी जो अभी मिला है वो टीवी के लिए, और टोनी है फॉर दिस ब्रॉडवे थिएटर। तो दिस कंप्लीट्स न्यूज़पेपर। अब जो वाइसरॉय सीरीज है, आज नॉर्थ ब्रुक से स्टार्ट करते हैं। 1872 मायो हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था, 1872। तो ये नॉर्थ ब्रुक है, 1876 तक ये वाइसरॉय रहेंगे। आप ही के टाइम पे ज्योतिबा फुले साहब ने लॉन्च किया सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, महाराष्ट्र में 73 में, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट काम किया ज्योतिबा फुले साहब ने, सत्य शोधक समाज। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट हुआ 76 का। कूका रिबेल होगा कहाँ पर, राम सिंह इन पंजाब। फिर नॉर्थ ब्रुक रिजाइंड ओवर अफगानिस्तान क्वेश्चन, और ट्रायल ऑफ गायकवाड़ भी होगा बड़ौदा में। तो अब आ गया 1876। अब आएगा लॉर्ड लिटन, ये लॉर्ड लिटन है, दिस इज लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1880 तक रहेंगे। इनके टाइम पे आएगा ग्रेट फेमाइन, 76 से 78 तक। डिक्रीज कर दिया जाएगा मैक्सिमम एज ऑफ आईसीएस फ्रॉम 21 to 19। जैसे अभी 32 है ना जनरल का, वो पहले 21 हुआ होता था और उसको भी कम करके 19 कर दिया था। फेमाइन कमीशन अंडर स्टार्ची वॉज अपॉइंटेड बाय हिम। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस फेमाइन कमीशन, बिकॉज
78 का फेमाइन आया था। डेक्कन एग्रीगेरियन रिलीफ होगा, पास होगा 76 में एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्म्स एक्ट 1878। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होगा 80 में। दिल्ली दरबार होगा, फर्स्ट दिल्ली दरबार आउट ऑफ 3, 3 बार है, ये पहला दिल्ली दरबार है। और इस बात पे भी क्रिटिसाइज्म हुआ बिकॉज कुछ टाइम पहले ग्रेट फेमाइन हुआ और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वेगेंजा दिखा रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं फर्स्ट दिल्ली दरबार में। रॉयल टाइटल्स एक्ट आया 76 में। क्वीन विक्टोरिया को अब बोला गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो देखिए 1901 तक क्वीन विक्टोरिया मतलब ब्रिटिश रूल है, मोनार्की, और उसमें भी क्वीन विक्टोरिया का रूल है 1901 तक। तो दिस इज लॉर्ड लिटन, 1880 तक है। इसके बाद रिपन आएगा 80 टू 84 तक। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 81, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 81, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था, क्रिटिसिज्म हुआ था, उसको रिपील करेंगे तो लिबरेटर ऑफ प्रेस रिपन बन जाएगा। इल्बर्ट बिल होगा, कंट्रोवर्सी, पंजाब यूनिवर्सिटी बनेगी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो म्युनिसिपैलिटी भी रिपन। अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन होगा विलियम हंटर, हंटर कमीशन। कंप्लीट सेंसस होगा, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, और अब 10-10 साल में इंडिया का सेंसस चलेगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर रिपन को बोला जाता है 1882, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज रिपन। फिर डफरिन है, बिकॉज डफरिन डफर है इसलिए इसी टाइम पे होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 85 में। बंगाल टेनेसी एक्ट, दिस 1885 होगा, टेनेंसी एक्ट 1885। आईएनसी को डफरिन ने कहा, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी डफरिन ने कहा। एंग्लो बर्मीज वॉर 1885, तो ऐसे करके डफरिन है। डफरिन के बाद लैंड्सडाउन है, लैंड्सडाउन के टाइम पे काउंसिल एक्ट 92। 91 में एज ऑफ कंसेंट, ये इंपॉर्टेंट है, मैरिज बिलो 12 ईयर नहीं होगा, प्रोहिबिट हो गया, 12 साल से कम का शादी नहीं होगा गर्ल, तो ये प्रोहिबिट हुआ 18। ग्रेजुअली ये एज बढ़ेगा, 18 तक जाएगा। फैक्ट्री एक्ट 1891 आएगा और डुरंड कमीशन होगा इंडिया अफगानिस्तान का, इंडिया अफगानिस्तान, प्रेजेंट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, डुरंड कमीशन। तो ये हो गया लैंड्सडाउन 1894। अब आगे वाले जो वाइस रॉयज है ना, सब बड़े इंपॉर्टेंट है। लैंड्सडाउन हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। सो दीज आर वाइस रॉयज, रिवाइज इट एवरी डे, वेरी सून वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल टिल 1947। सी सेट बड़ा आसान है, सीपी 100 एसपी एक्स हो गया। प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नया सेलिंग प्राइस 2x है तो नया प्रॉफिट कितना हुआ, 2x माइनस 100, बट गिवन कंडीशन ये है तो x हो गया 200। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस से आता है, प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस, तो दैट इज 100%। जब ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो सारे डिजिट्स तुरंत लिख लेने चाहिए एंड काउंट इट, द नंबर इज 20। ये प्रिंसिपल है, यहाँ माइनस लगा दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट में बिकॉज डेप्रिशिएट हो रहा था। सिंपल फॉर्मूला पुट करिए, 1 माइनस आर अपॉन 100 पावर टी, पी हो जाएगा, तो दिस इज 12,000। Reena took a loan of 1200 with simple interest for as many years as the rate of interest. If she paid rupees 432 as interest at the end of loan period, what was the rate of interest? Solve again compound interest वगैरह formula, simple interest, you will get the answer. Find the compound interest on rupees 16,000 20% per annum में for 9 month. Compounded quarterly, annually नहीं है, quarterly, formula में थोड़ा tweak करना पड़ेगा, quarterly. Then simple interest on a sum of money 5% per annum for 3 years 1200. Find the compound interest on the same sum for the same period at the same rate. Simple. So these are 3 CSET questions. These are solutions. और ये है these Viceroys, Academy Awards, and this is Emmy Awards, Real Politic, Flora, and Ranking. Prepare this question, Public Transport Policy and Vaccine Diplomacy. Okay. So this is 21st of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.